हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआर। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश शासन की आधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास कंप्लीट कर रहे हैं हम, जिसको हम यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। इसमें लगभग हम 1 लाख क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, जिसमें भी हिस्ट्री आती है। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1772 को। इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया था 1772 में। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 5 दिन के लिए बांध दिया, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। 15 कौन सी है? पंचवर्षीय व्यवस्था है बंदोबस्त, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी 1772 को। इजारेदारी प्रथा 1772 को आई है। फार्मिंग सिस्टम है और जो पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू करना है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया 1772 में। किसी स्थायी बंदोबस्त के जनक के नाम से जाना जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस को जाना जाता है, जो कि विलियम के गवर्नर जनरल थे, फोर्ट विलियम के गवर्नर थे। कौन है? स्थायी बंदोबस्त एक जगह पे स्थायी कर दिया, तो फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहा, स्थायी है ना, तो स्थायी बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं फिलिप फ्रांसिस। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल थे। कार्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की थी? 1790 में की थी। कार्नवालिस के द्वारा 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था है उसको 1790 में प्रारंभ किया गया था। कार्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की 10 वर्षों के लिए 1790 में। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? कार्नवालिस के समय। जो स्थायी बंदोबस्त है वह किसने प्रारंभ किया है? कार्नवालिस ने किया है। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 को। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में किसके साथ समझौता होता है? तो जमींदारों के साथ समझौता होता है। स्थायी बंदोबस्त में समझौता होता है जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम क्या हैं? इसको इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी कहा जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम में आते हैं इस्मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी। चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई है कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए थे। इसका क्या कारण था? तो इसमें जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो जो चिर स्थायी या स्थायी बंदोबस्त है उसमें 1793 में ये अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे जमींदार, लेकिन अनेक जमींदारों ने इसमें पट्टा जारी नहीं किया था क्योंकि उनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। इसका कारण क्या था? जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। 1793 में जब स्थायी भू राजस्व या जो स्थायी बंदोबस्त है उसको लागू किया गया तो विवाद बढ़ गए थे क्योंकि जमींदार थे वह भू क्षेत्र उनके निर्धारित नहीं थे। तो सूर्य अस्त कानून से क्या अभिप्राय है? तो सूर्य अस्त कानून का संबंध है स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्य अस्त तक जारी या जमा नहीं की जाती है तो जमींदारी की नीलामी की जाएगी। इसको क्या कहा गया था? सूर्य अस्त कानून कहा गया था। स्थायी बंदोबस्त से संबंध था। इसमें स्थायी बंदोबस्त की जो अंतर्गत जो लगान आती है उसकी एक निश्चित दिन पर सूर्य अस्त तक जमा करना होता था। यदि नहीं करता तो जमींदारी की नीलामी कर दी जाएगी। 1794 में ये आया था। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्परिणामों के कारण 1/3 बंगाल बनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तन हो गए हैं? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि भू राजस्व व्यवस्था का दुष्परिणाम ये हुआ है कि बंगाल के जो वनचर हैं उनके निवास योग्य जंगलों में परिवर्तन हो गए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। अब आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडो। अलेक्जेंडर रीड 1793 में थे, थॉमस मुंडो ने 1809 में बोला था।
ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था अलेक्जेंडर रीट ने। रैयतवाड़ी रीट के द्वारा प्रारंभ की गई थी। फिर उसको इनने मुनरो ने बोल दिया, तो टॉमस मुनरो भी आते हैं 1809 में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी से संबंधित हैं। सर टॉमस मुनरो को भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी? तो यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में थी। ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व संग्रहण करना पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ की थी? मद्रास में प्रारंभ की थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी से प्रारंभ किया था। वह प्रथा जिसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता था। तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था, पहले जमींदारों को बनाया, अब किसानों को खुद बना दिया। तो ऐसी प्रथा है जिसमें किसान भूमि का स्वामी होता था, मालिक होता था, और सरकार को राजस्व का भुगतान खुद जिम्मेदार था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण, मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होती थी? जो किसान है वो स्वयं जाके सरकार को लगान देते थे। सरकार इसमें रैयतों को पट्टे पर भूमि देती थी, और कर लगाने से पहले निरीक्षण किया जाता था, और जो लगान है उसका निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट आती है मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था भारत में तलुकदार जो माहलवाड़ी पद्धति है, इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हल्ट मैकेंजी को माना जाता है। एच मैकेंजी कहा जाता है। 1819 से 1822 में इनको लागू किया गया था। तो भारत में जो तलुकदार या माहलवाड़ी व्यवस्था है, इसके जन्मदाता माने जाते हैं हल्ट मैकेंजी। माहलवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सत्य कथन है, यह पंजाब के बड़े हिस्से में, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। ग्रामीण समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंध थी, जिसे तकनीक रूप से सह हिस्सेदारी या को शेयर्स का ढांचा कहा जा सकता है। तो जो माहलवाड़ी व्यवस्था है, इसमें क्या किया गया था? पंजाब के जो बड़े क्षेत्र हैं, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, इसमें लागू किया गया था। और इसमें जो भूमि है वह ग्राम समुदाय की संयुक्त रूप से संबंधित होती थी। इसमें तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि सह हिस्सेदारी थी। तलुकेदार व्यवस्था का संबंध किससे है? तो अवध से है। आधा आधा ताल्लुक तुमसे रखते हैं, तो अवध से संबंधित है तालुकेदार व्यवस्था। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये है सर ऑथर कॉटन। तो कॉटन की कृषि बढ़ानी थी, इनको कॉटन चाहिए था बहुत सारा, तो इन्हें सिंचाई व्यवस्था बढ़ा दी। तो दक्षिण भारत में सिंचाई के अग्रदूत माने जाते हैं ऑथर कॉटन। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 को हुई थी। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना की गई है 1839 को। उबाल उबाल के बन गई 39। असम में बनी है चाय कंपनी। बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब परिभाषित की गई थी? तो 1885 में। बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है 1885 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में पारित किया गया है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को 1900 में पारित किया गया है। और बंगाल बिहार में जो भूमि किराएदार थे उसके अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया है 1885 में। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़ने वाले सही व्याख्या कीजिए? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो कौन सा कथन है जो कि औद्योगिक क्रांति के दौरान 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में पड़ने वाले प्रभाव का सही व्याख्या होगी? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था? तो यह भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो व्यक्तिगत कृषक के पास, जमींदार के पास और ग्राम समुदाय के पास। ब्रिटिश काल में जो कृषि भूमि है इसका स्वामित्व था व्यक्तिगत कृषक के पास, जमींदार और ग्राम समुदाय के पास। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था?
इसमें अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का से हुआ था, जो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र उनका निर्माण हो गया था स्थायी बंदोबस्त से बंगाल में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा था कि इस क्षेत्र की भूमि धारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। तो यह लिखा था हाल्ट मैकेंजी, इसलिए ये मालवाड़ी व्यवस्था लेकर आए थे। इन्होंने उत्तर भारत में व्याप्त जो अनिश्चित भूमि संपत्ति की स्थिति को देख के कहा था कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्तियां एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी हैं, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा कहा गया था। औद्योगिकरण के संदर्भ में सही है कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। जो औद्योगिकरण है, इसका सही तथ्य क्या है कि इसकी प्रक्रिया 1813 में स्टार्ट हुई, जब ये मतलब इनका चार्टर्ड एक्ट आया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इससे ये औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा था। बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? जुलाहों पर किए थे। कहाँ पर? बंगाल में जो जुलाहे थे उन पर, वो दस्तकार थे, उन पर अत्याचार किए गए थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है रमेश चंद्र के द्वारा, रमेश चंद्र दत्त। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है? तो ये है मार्टिन वार्ड। तो पूरी ब्रिटिश भूमि व्यवस्था पे क्या बहुत सारे वर्ड आ गए थे, इन लोगों ने सब तहस नहस कर दिया। तो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था के पिता कहे जाते हैं मार्टिन वर्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। तो जो धन निकासी का सिद्धांत है उसको औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। भूमि व्यवस्था और उनके प्रवर्तक, पहले आती भूमि व्यवस्था और उनके प्रवर्तक। इजारेदारी व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया है, मतलब हमें इशारे करो वरना वारंट जारी कर देंगे। इजारेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग। स्थायी बंदोबस्त, कारने वाले इस कान को स्थायी बंद कर लो, कारने वाले से स्थायी बंदोबस्त है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह बंदोबस्त ये क्या है? टॉमस मुनरो है। रैयत रे करो, टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था समझ। महालवाड़ी मैकेंजी याद रहेगा। मुंबई रैयतवाड़ी व्यवस्था के हैं एल्फिस्टन। तो मुंबई जाओगे तो क्या हो जाएगा? फिसल जाओगे, फिसल ही जाते हैं लोग। तो मुंबई रैयतवाड़ी से संबंधित हैं एल्फिस्टन। और बनारस का स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया है जोनाथन डंकन ने। डंका लेके गए बनारस में चाय बनाने, जोनाथन डंकन, लेकिन वहां पे ले आए स्थायी बंदोबस्त। भारत में औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन रहे हैं? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। तो भारत में जो औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक रहे हैं, दादा भाई नौरोजी ने वो ड्रेन थ्योरी दी थी, फिर सुब्रमण्यम ने और आरसी दत्त के द्वारा भी आलोचक की गई है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक दोहन हो रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसको बताया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय में ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने या इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वह लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल में चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं दादा भाई नौरोजी, और उनको टिकट मिला था उदारवादी दल से। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अत्यधिक प्रभावी देन क्या है? तो इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। इन्हें सबसे बड़ा योगदान ये दिया था कि भाई बता दिया कि आर्थिक दोहन हो रहा है, और कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है? तो ड्रेन थ्योरी को परिभाषित किया दादा भाई नौरोजी ने, और इसकी परिभाषा दी गई थी इनके द्वारा कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक भाग अर्थात तो कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को
कोई वास्तविक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। जो ड्रेन थ्योरी है वो क्या कहती है कि भारत की जितनी भी राष्ट्रीय संप्रदा है उसका एक भाग कुल वार्षिक उत्पादन का ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता। कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं रखते थे? तो ये है सर सैयद अहमद खान। इनको भैया पता था कि भैया यदि हम इनका साथ देंगे तो हमारा तो सब कुछ चला जाएगा। तो सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया है। कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो ये करेंगे बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त और एम.जी. रनाडे। इनके द्वारा दादा भाई नौरोजी के उत्सरण के सिद्धांत को विश्वास दिया गया है। तिलक ने दिया था, आर.सी. दत्त ने दिया है और एम.जी. रनाडे के द्वारा दिया गया है। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौना कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। एकदम काली हो गई है। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में औद्योगिक का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। इसका कारण क्या था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तहजीब दिया जाना। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जो धनिक वर्ग है वह भू संपत्तियों में निवेश को तहजीब देते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो भारत में जो ब्रिटिश आयात थे उन पर दी जाने वाली विशेष रियासतों के लिए। जो इंपीरियल प्रेफरेंस है वो किसके लिए प्रयोग की जाती थी? तो ब्रिटिश आयात पर विशेष रियासतों पर, तो जो चीज आयात हो रही है उसमें भी कुछ कुछ रियायतें दी जाती है, मतलब लगान कम कर दिया जाता था। भारत में औपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग था। कौन सी नीति होम चार्जेस की संगठक रही है? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों की वेतन पेंशन देने में प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये सब भारत से जाती थी। तो भारत के औपनिवेशी शासन में होम चार्जेस भारत की संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग था। इसमें होम चार्जेस किससे संबंधित है? तो इंग्लैंड में एक ऑफिस खुला है जो कि इंडिया ऑफिस के नाम से है। उसका भरण पोषण करने के लिए पेमेंट कहाँ से जा रही है, चार्जेस कहाँ जा रहे हैं? भारत से जा रहे हैं। दूसरा, भारत में कार्यरत कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो 1 साल जॉब करके गया, 2 साल जॉब कर गया, उसका वेतन पेंशन किसको देनी पड़ती थी? भारतीय संपत्ति से देनी पड़ती थी। इसको क्या कहा जाता है? होम चार्जेस कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी पूंजी निवेश किसमें किया गया था? तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन। तो भारत में जो सबसे बड़ी पूंजी थी, बहुत ज्यादा बड़ी पूंजी थी, वह रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में यूज किया जाता था। 1853 में भारत की पहली कपास मिल कहाँ खुली थी? मुंबई में खोली गई थी। मुंबई में सबसे पहली कपास खोली गई है। कपास नहीं खोली, कपास की मिल खोली गई है मुंबई। स्पिनिंग एंड बिविंग कंपनी 1853 की स्थापना किसने की है? तो कवासजी नाना भाई के द्वारा की गई है। मुंबई स्पिनिंग एंड बिविंग कंपनी 1853 की स्थापना की गई है कवासजी नाना भाई के द्वारा। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? निर्यात अधिशेष 1760 से 1947 तक औपनिवेश काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष, जो कि 1760 से 1947 तक चला है। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? यूरोपीय लाए थे। शर्ट, पतलून, स्कर्ट यूरोपीय लेकर आए हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख पुण्य वस्तुएं या फिर स्टेपल कमोडिटीज क्या थीं? तो रेशम, कपास, सूरा और अफीम। तो बंगाल से निर्यातित होने वाली जो स्टेपल कमोडिटीज थी, इसमें कपास, रेशम, सूरा और अफीम आती है। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी था। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हो गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में निर्यात होने वाले माल पर क्या लगता था? ज्यादा उच्च तटकर लगता था। 1980 में अकाल नीति में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये रिचर्ड स्टेची हैं। 1880 में अकाल नीति में नियुक्त होने वाले उसके अध्यक्ष हैं रिचर्ड स्टेची। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता था? बिहार में सबसे ज्यादा अफीम होती थी।
1916 में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो टी.एच. हॉल की अध्यक्षता में किया गया है। उद्योग बना दिया बड़े से हॉल में। 1916 में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किया गया है टी.एच. हॉल की अध्यक्षता में। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की है? तो उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। अब आते हैं भारत में प्रेस का विकास। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने पहली बार प्रेस की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो अंग्रेजों के द्वारा 1778 में कहाँ पर प्रेस की स्थापना की गई है? कलकत्ता में की गई। कलकत्ता इनका प्रमुख केंद्र बन गया। कलकत्ता में प्रारंभ कर दिया। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का सबसे पहले समाचार पत्र है बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। भारत में अखबार किसने शुरू किया था? जेके हिक्की के द्वारा, जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में पहला अखबार जेम्स अगस्त हिक्की ने प्रारंभ किया था। जेम्स अगस्त हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित किया था? 1780 को। 1780 को पहला बंगाल गजट प्रारंभ किया था जेके हिक्की। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? वेलेजली ने किया था 1799 में। जितने जितने पेपर थे उन्हें सबको जला दिया। उन्होंने बोला कि सेंसर लगाओ सबका। तो सेंसरशिप प्रारंभ की है पहली बार वेलेजली के द्वारा 1799 में। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजट, जो कि साप्ताहिक में आता था। तो भारतीयों के द्वारा प्रारंभ किया गया अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक पहला पत्र बंगाल गजट है। साप्ताहिक था। साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि 1816 में लाए थे। तो एक था द बंगाल गजट, वो आता था 1790 से 80 से प्रारंभ हुआ था। ओके, उस पर सेंसरशिप लगा दी। फिर लेकर आए हैं, इन्हें बोला अंग्रेजों ने कि भाई कुछ तो हमारी भाषा में छापो। तो अंग्रेजी भाषा में छापने वाला भारतीयों द्वारा है, भारतीयों ने छापा है। पहले आते हैं कौन? सबको पवित्र करने के लिए गंगाधर भट्ट इसके संस्थापक थे। कब प्रारंभ किया गया? 1816 में प्रारंभ किया गया था। फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय करते थे। इन्होंने बोला राजा राम से मिलना है तुम्हें, समाचार पत्र पढ़ो। तो मिरातुल अखबार की शुरुआत की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में। कब की गई? 1822 में की गई है। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम था संवाद कुमुदी। रोज आता था मिलने के लिए राजा राम मोहन राय। सप्ताह में एक बार आती थी कुमुदी। संवाद कुमुदी साप्ताहिक पत्रिका थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड, इसको 30 नवंबर 1826 को किसने कहाँ से पारित किया गया था? कलकत्ता से। और किसने इसको प्रकाशित किया था? तो ये इनका नाम है जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, और प्रकाशक थे इनके जुगल किशोर शुक्ल। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू हुआ था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। 30 मई 1826 को शुरू हुआ पहला हिंदी अखबार, जिसको हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मई को। अखबार का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी पत्रिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मई 1826 को। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई 1826 को मनाया जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कौन था? चार्ल्स मेटकाफ थे 1835 से 1836 में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रणेता चार्ल्स मेटकाफ थे 1835 से 1836 में। ने इसको स्वतंत्र कर दिया था। अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। तो जो अंग्रेजी समाचार पत्र हैं उनसे प्रतिबंध हटाया है मेटकॉफ, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का प्रणेता। द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसने लागू किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। ऐसा नहीं कि आए और प्रतिबंध हटा दिया, नहीं, कुछ पारित करना पड़ता है। तो इनने द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम पारित किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में, और प्रेस से स्वतंत्र कर दिया था, प्रेस को स्वतंत्र कर दिया था। तत्वबोधिनी पत्रिका
किसकी विचारधारा पर प्रकाशित होती थी? ब्रह्म समाज के। तो तत्व बोधनी, तत्व का बोध हो जाएगा जब ब्रह्म सब में मिलोगे। तत्व बोधनी पत्रिका की विचारधारा है ब्रह्म समाज से। तत्व बोधनी पत्रिका से कौन संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ, देवेंद्र देव ब्रह्मा पहले इंद्र मिलेंगे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित हैं। 1839 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ है। 1861 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? द टाइम ऑफ इंडिया कर दिया गया। द बंगा जब बॉम्बे टाइम एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, इसको 1838 में प्रारंभ किया था, लेकिन उसको 1861 तक टाइम बदल दिया गया क्योंकि बॉम्बे टाइम्स थी, लेकिन अब वो पूरे में जाने लगी थी, है ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया है उसको। किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है? तो हिंदी पेट्रियट, जिसको 1853 में पारित किया गया था। तो पहली भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है हिंदू पेट्रियट, जो कि 1853 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी पेट्रियट के संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे, जिन्होंने 1853 से 1855 तक ही रहे थे। तो हिंदू पेट्रियट, हिंदी का पैरेट अपन पाठ लेते हैं, उसको देखो घिस विस लगा दे कोड नहीं पाते, वो गिरीश चंद्र घोष जी इसके संस्थापक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पेट्रियट के समर्थक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। देखो हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, वो राजा हरिश्चंद्र ना, इसलिए इन्होंने नील आंदोलन का समर्थन किया है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था हिंदी पेट्रियट के द्वारा। इसमें इनकी उस समय संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि 1855 से 1861 तक रहे हैं। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर का है, विद्या पढ़ो सोम का प्रकाश निकलेगा, तो ईश्वर चंद विद्यासागर का है सोम प्रकाश। 1858 में ये प्रकाशित हुआ था, 1858 में प्रकाशित किया था। इंडियन मिरर, इंडिया का मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन घोष का है। इंडियन मिरर किसका है? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष का है, 1861 में आया था। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन है? के राधा कृष्ण पिल्ले। तो राधा कृष्ण जा रहे हैं स्वदेश वाहन घूमने। स्वदेश वाहिनी संस्थापक हैं के रामकृष्ण पिल्ले। कवि बचन सुधा के संस्थापक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जो कि 1867 तक रहे हैं वाराणसी में। कवि वचन सुधा, कवि की वचन सुधा, भारतीयों की वचन कैसे होते हैं? अच्छी होते हैं, कवि जैसे होते हैं। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र के इसके संस्थापक थे और 1867 में वाराणसी से प्रकाशित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका, ये तो शिशिर कुमार घोष की है, 1848। तो अमृत बाजार पत्रिका किनकी है? शिशिर कुमार घोष की है, 1848। द हिंदू समाचार पत्र के एक संस्थापक हैं जिनकी स्थापना 1878 में की गई है, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। द हिंदू जो अभी भी चलता है ना, द हिंदू अभी भी शुभ शुभ न्यूज देता है, सुबह से रोज आता है। जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था 1878 में, 1878 में। किस वायसराय के काल में देशी भाषा वर्निकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको लागू किया गया था। इन्होंने बोला कि भाई लेट वेट मत हो, देशी भाषाएं हम बता रहे हैं तुम्हें। तो इन पे बनती नहीं थी, तो इन्हें लेटर लिख के बोला वरना उनको जला दो। तो एक पहले आते वेले जली, वेले जली ने सेंसरशिप लागू कर दी थी। ये लेटन आए हैं तो इन्हें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया है, 1878। द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था 1879 को, और ये कलकत्ता में किया गया था। 1879 में प्रारंभ किया गया था। बंगाल समाचार पत्र बंगाल में सुबह से आता था, है ना, बंगाल में आ रहा है सुबह से। द हिंदू आ रहा है सुबह से सुब्रमण्यम, इनका आ रहा है बंगाली सुबह से सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा, 1879 कलकत्ता में। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। तो इंडियन मिरर प्रारंभ किया गया था कलकत्ता में 1880 में। किन कौन कौन थे? देवेंद्रनाथ और मनमोहन इंडियन मिरर में। फिर आते हैं मराठी समाचार पत्र केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था 1881 को। तो मराठी भाषा में केसरी निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी निकाला गया था। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र निकाला था? दो समाचार पत्र निकाले हैं, केसरी और मराठा।
केसरी किसमें है? मराठी भाषा में था। 1881 में निकाला था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि 17 जुलाई 1882 को इन्हें बॉम्बे डोंगटी जेल में 4 महीने बिताए थे। तो इन्हें इतनी सही सही चीजें सच सच छाप दिया, तो इनको पकड़ के पुलिस ले गई जेल। तो 4 महीने की जेल हुई है, और ऐसा पहले पत्रकार माने जाते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते इनको जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को 1882 में। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का समर्थन किया था? यह संस्थापक थे, तो मराठी के और मराठा और केसरी के। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला था? केसरी निकाला था, मराठी भाषा में था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था, तो ये है रिपन। 1882 को किया है। लाए थे लिटिन और बंद किया है रिपन ने 1882 को। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संस्थापक थे द मनसुख लाल नागर। तो इंडियन ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन दो और हम सुन रहे हैं उसको, तो क्या हो जाएगा? आपका मन खुश हो जाएगा। तो इंडियन ओपिनियन द मनसुख लाल नागर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से आया था। दक्षिण अफ्रीका वाले तुम्हारा ओपिनियन ले रहे हैं, तो इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो द इंडियन ओपिनियन था। महात्मा गांधी ने वहां से ओपिनियन मांगा था, और इसके पहले संस्थापक मदन मनसुखलाल थे, और प्रारंभ किया प्रकाशित किया था अपने गांधी जी के द्वारा 1903 में। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र छापा जाता था? तो वहां से हिंदी में, गुजराती में, तमिल में और अंग्रेजी में। तो द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र हिंदी में, गुजराती में, तमिल और अंग्रेजी में छापा जाता था। कौन कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया है? तो उनका नाम है बिपिन चंद्र पाल। 6 अगस्त 1906 को। कौन है बिपिन चंद्र पाल हैं जिन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया है? 6 अगस्त 1906 को। बिपिन टिफिन में वंदे मातरम भेजा होगा बस। बिपिन चंद्रपाल वंदे मातरम पत्र के संपादक है। पेरिस में प्रकाशित होने वाली वंदे मातरम के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है लाला हरदयाल। तो इसको पेरिस में स्टार्ट किया था किसने? लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम भेजा, इनको लाल लाल कर दिया, लाला हरदयाल हैं। अंग्रेजी साहित्य जो साप्ताहिक वंदे मातरम है, इसके साथ किसने अपने को समृद्ध किया था? तो अरविंद घोष ने किया है। वाह यार, देखो बिपिन चंद्र पाल ने इसको प्रारंभ किया था, सबसे पहले संपादक रहे थे ये। पेरिस में लाला हरदयाल से संबंधित है वंदे मातरम। और अंग्रेजी साप्ताहिक में देखा जाए तो अरविंद घोष का अंग्रेजी वंदे मातरम जो छापा है अरविंद घोष के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये है फिरोज मेहता जी का। रोज रोज आते थे मुंबई क्रॉनिकल, तो मुंबई क्रॉनिकल फिरोज मेहता की है। 1912 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है। कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल, मतलब अबुल कलाम आजाद जैसे ही इन्होंने प्रेस में कदम लिखा रखा तो सब हिल गए। अल हिलाल इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। 1912 में इनका प्रकाशित किया गया था। गदर पत्र का पहला प्रकाशन किस भाषा में था? तो उर्दू में था। गदर का किस भाषा में था? उर्दू में था। 1 नवंबर 1913 को आया। तेरे गदर उर्दू में निकाल दिया ने। उर्दू पत्र का गुरुमुखी लिपि में प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1913 को हुआ था। तो गदर नाम है उर्दू का, है ना, गुरुमुखी का है, पंजाबी सिख भाषा से आता है। तो इसको 9 दिसंबर में प्रारंभ किया गया था, लेकिन जो ओरिजिनल पहली भाषा थी उनकी उर्दू थी। 1 नवंबर को प्रकाशित हुआ था। गदर पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को से हुआ था। कहाँ से हुआ था? गदर सैन फ्रांसिस्को से इसको प्रारंभ किया गया था। गदर पार्टी का पत्र, गदर कैसा पत्र था? तो वह एक साप्ताहिक पत्र था। रोज रोज नहीं पढ़ सकते, रोज गदर नहीं मचा सकते ये। तो गदर पार्टी का पत्र ऐसा था, साप्ताहिक पत्र था। किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया है? एनी बेसेंट ने किया है। कॉमनवील जो साप्ताहिक समाचार पत्र है एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे, कॉमनवील और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्र निकाले थे, कॉमनवील और न्यू इंडिया। कानपुर में प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चे का विषय बना दिया था। कहाँ से? प्रताप से। तो कानपुर से प्रकाशित होने वाला एक पत्र है। तो कान में कुछ देखना है तो प्रकाश डालना पड़ता ना, तो प्रताप
प्रकाशित हुआ था? किसने? विजय सिंह पार्थिव के द्वारा बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा बना दिया था। बिजोलिया आंदोलन। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अकेले कारणों में कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो यह है काल, केसरी और बंगवासी। तो पूरी क्रांतिकारी काल में एक लोकप्रिय पत्रिका है जो कि कांग्रेस की आलोचना कर रही है, तो भैया इनने बोला कि काला है इनका बंगला, नहीं उनने बोला केसरी, काला और केसरी बंगला है इनका, तो काल, केसरी और बंगवासी के द्वारा आलोचना की गई है। किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की है? तो संध्या, काल और युगांतर ने। किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की है? तो संध्या। आतंकवाद की वकालत की है, इनने कहा था शाम हो, काला काला हो और सारे युवा बाहर निकल के पीटो उनको, संध्या हो, सारे युवा जाके बाहर काला कर दो। तो संध्या, काल और युगांतर ने आतंकवाद की वकालत की है स्वतंत्रता संग्राम में। किसने यह सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था दिसंबर 1916 में। देवनागरी लिपि में लिखी हुई जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था दिसंबर 1916 में। यंग इंडिया का साप्ताहिक प्रकाशन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से कब प्रारंभ किया था? 8 अक्टूबर 1919 को किया था। 8 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से द यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? वंदे मातरम। लो, वंदे मातरम से अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय ये सब जुड़े हुए हैं। उर्दू में किसने निकाला है? लाला लाजपत राय ने लाहौर से वंदे मातरम उर्दू में। मराठी परीक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो ये है बी आर अम्बेडकर जी, 3 अप्रैल 1927 को। तो मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत को निकाला है, इसका प्रकाशन किया है किसने? भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 3 अप्रैल 1927 में। क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सी पत्रिका जुड़ी थी? तो गदर, संध्या, युगांतर, काल ये सब जुड़ी हुई है क्रांतिकारी गतिविधियों से। वंदे मातरम भी तो नाम आ जाएगा इसमें, वंदे मातरम ने भी कितने सारे लोगों को जोड़ा है। मुख्यतः उदारवादी नीतियों के प्रचारक कौन थे? तो भैया लीडर कैसे बनेगा कोई उदार होने से? तो उदारवादी नीतियों के प्रचारक रहे हैं लीडर, समाचार पत्र है ये। इंग्लिश अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किसने किया है? मोतीलाल नेहरू ने। तो भैया पूरे ने बोला कि सारे अंग्रेजी पत्र निकाल दिए, इंडिपेंडेंट कर दिए, मोती लाल नेहरू के द्वारा लिखाया गया है इंडिपेंडेंट, अंग्रेजी भाषा का था। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष पारित की गई थी? 1931 में की गई थी। संकटकालीन शक्तियां हैं, संकट में जो शक्तियां आएंगी उसके लिए प्रकाशित किया गया है 1931 में। एक भारतीय समाचार पत्र है संकटकालीन शक्तियां अधिनियम, पारित किया गया 1931 में। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पुणे से प्रकाशित हुआ था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र अहमदाबाद से निकाला था, यंग इंडिया, और 1919 में दूसरा हरिजन निकाला है कहाँ से? पुणे से, क्योंकि इन्हें बहिष्कृत भारत निकाल दिया ना, बहिष्कृत पत्रिका, बहिष्कृत भारत ही था। हाँ, बहिष्कृत भारत अम्बेडकर जी ने निकाला, तो गांधी जी भी पुणे से क्या निकाल रहे हैं? हरिजन नामक पत्रिका निकाली है 1933 को, 11 फरवरी 1933 को। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन है? गांधी जी हैं। किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई के द्वारा। तो इनकी कौम, जवाहरलाल नेहरू की आवाज क्या होगी? कौम हो गई, दबा दी गई, तो इनने क्या निकाली? कौमी आवाज पत्र निकाला है जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई के द्वारा। उर्दू अखबार कौमी आवाज का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? लखनऊ में किया गया था। इन्हें कहा गया है कौमी आवाज लाखों की है, 1945 में बोला था जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई ने प्रारंभ किया था लखनऊ से कौमी आवाज पत्र 1945 को। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके माध्यम किस माध्यम में निकलता था? भारत मित्र हिंदी भाषा में निकलता था, भारत के मित्र हिंदी भाषा में बनते हैं, भारतीयों के मित्र कैसे बनते? हिंदी भाषा में, भारत मित्र हिंदी में। राष्ट्रमत
मराठी में है। राष्ट्र का मत कैसा है? अभी वर्तमान में मराठी में बोल रहे हैं सब, तो मराठी। प्रजामित्र, प्रजा का मित्र होगा जो रात रात भर तुम्हारे साथ बैठेगा, तो प्रजामित्र गुजराती। नायक, नायक रहता है बंगले में, तो बंगाली। भारत का मित्र हिंदी, राष्ट्रमत बंगाली, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। किस भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला सप्ताह पत्र है? बंगाल गजट है। तो भारतीय ने भी प्रारंभ किया है अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा का है, वही बंगाल गजट था। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड। उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारत का समाचार पत्र है जिसका नाम है जाम ए जहां नुमा। जहां जहां जाएंगे उर्दू फैल जाएगी, तो उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र है भारत में जाम ए जहानुमा। बंगाली भाषा का पहला है दिग्दर्शन, उनकी हो गए दिव्य दर्शन बंगले से, तो बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र है दिग्दर्शन। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र है मुंबई समाचार, गुजराती में है और है मुंबई समाचार। फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला मिरातुल अखबार, फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र है मिरातुल अखबार। भारत में प्रेस में सेंसरशिप लागू करने वाला बेलेजली हटाई थी मेटकॉफ ने। पत्रिका के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, 4 महीने की जेल हुई थी 1882 को। प्रमुख समाचार पत्र और उनके संस्थापक, समाचार पत्र संस्थापक। दैनिक भास आज, दैनिक भास नहीं, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त। दैनिक आज तो हम भैया जाएंगे शिव जी का प्रसाद लेने। दैनिक आज, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त का है। द लीडर तो मदन मोहन मालवीय है, द लीडर इसके जैसे खड़े रहते मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेरोल्ड ये जवाहरलाल नेहरू का है। क्या क्या इसमें हो रहा है, क्या हेल्ड हो रहा है भारत में, जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं। द नेशनल हेरोल्ड जवाहरलाल नेहरू का है। द पाइनियर ये जॉर्ज एलन का है। तो लाइन से जाओ, पाँव रख रखते पाइनियर पा जाओगे। द पाइनियर किसकी है? जॉर्ज एलन की है। सुधारक, सुधारो भैया, खोल खोल के सुधारो, जे की गोखले सुधारक हैं, जे के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस वॉइस है दादाजी ने बताई है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई तेज बोलनी पड़ती है, पूरे इंडिया को तेज बोलना पड़ता है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। काल, काल तो भैया शिव महादेव है, शिव राम महादेव परांजपे। काल के संस्थापक कौन है? शिव राम महादेव परांजपे। स्वराज का प्रकाश देखना है तो टी प्रकाश, स्वराज का संबंध है टी प्रकाशम से। प्रभात, प्रभात में उठेंगे कल, आज नहीं, कल सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ जाएंगे प्रभात में, तो प्रभात एनसी केलकर। प्रभात का संबंध किससे है? एनसी केलकर से है, कल उठेंगे प्रभात में। कौमी आवाज दबा दी थी जवाहरलाल नेहरू की और रफी अहमद किदवई। मूक नायक, मूक नायक मतलब बेचारे अम्बेडकर जितने इंटेलिजेंट थे फिर उनको मूक बना दिया, तो मूक नायक है अम्बेडकर जी। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण भैया आजकल के माचो मैन देखते हैं दर्पण में, तो कोई नहीं दिखता, सब कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं। समाचार पत्र ये कौन है? मार्शमैन है। राफ्त गुफ्तार, रफ्तार से जाएंगे गुप्त में बात करने के लिए दादा भाई नौरोजी। रफ्त गुफ्तार, रफ्तार में गुप्त हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी को क्या चाहिए? गंगा का प्रसाद चाहिए, तो गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म को बांधने के लिए एक होती संध्या आरती, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये संध्या से संबंधित हैं। मोहम्मद अली ये कामरेड, मोहम्मद अली के द्वारा चलाई गई है रेड कामरेड। अब ये संस्थापक आते हैं, इनसे संबंधित विषय भी, इसके पहले हम इसके देख लेते हैं कुछ और। देखो देखते जाओ। द सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट का बनाया ढोंग तो एस ए डांगे। द सोशलिस्ट किसकी है? एस ए डांगे की है। नव युग, नया युग कैसा होगा? अहम से भरा हुआ, मुजफ्फर अहमद। तो नया युग कैसा होगा? अहम जैसा होगा, मुजफ्फर अहमद। इकबाल, एक बार गुलाम बना के देखो या गुलामी से छूटने दो, तो इकबाल गुलाम हुसैन की है। लेबर किसान गजट ये एम सिंगर वेलू की है। तो जो बेचारे लेबर हैं वो क्या करते हैं? सिंगर, किसान के साथ मिलके गाना गाते हैं, सिंगर बने फिरते हैं। लेबर भी गाना गाते हैं, किसान भी गाना गाता है। तो एम सिंगर वेलू। 10 रोजा, 10 दिन का रोजा रखा है भैया, और फिर उस पर राफ्ता कुछ खाते हैं ना वो लोग, तो बस मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान। कुछ खाते तो हैं यार, हमें अब पता नहीं है, ईद जब होती है कुछ खाया जाता है उनके यहाँ, राफ्ता खाया जाता है। 10 दिन का रोजा है तो कुछ खाएंगे।
लीडर मदन मोहन मालवीय जी की है। जस्टिस तो टी.एम. नायर। जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने पहले बोल दिया नायर नहीं 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 नहीं, जस्टिस की बात नहीं करना, जस्टिस टी.एम. नायर की है। अल हिलाल, हिला दिया तो पूरी दुनिया को, अबुल कलाम आजाद ने कुछ लिखा तो अल हिलाल। तहजीब अल अखलाक तो ये सर अहमद सैयद अहमद की है। लाख लाख की बात की है, सही में शहीद कर दिया लोगों को। सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई तहजीब अल अखलाक। समाचार पत्रों से संबंधित प्रमुख गवर्नर। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 की समाप्ति किसने की है? लॉर्ड हेस्टिंग ने की है 1818 में। प्रेस नियंत्रण अधिनियम, प्रेस नियंत्रण हटा दिया है लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में, लगाया था वेलेजली ने। किस भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पहला वो प्रेस नियंत्रण अधिनियम हटाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी माने जाते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड रिपन और मैकाले। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ और रिपन और मैकाले को माना जाता है भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के समर्थक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की थी लॉर्ड रिपन ने 1882 को। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया था। किस भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के विरोधी माने जाते हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के विरोधी थी लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड एडम। तो प्रेस की स्वतंत्रता के विरोधी थी लॉर्ड वेलेजली, लिटन और एडम। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रणेता रहे हैं चार्ल्स मेटकॉफ। प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके वर्ष। प्रेस से संबंधित अधिनियम, उनका वर्ष, गवर्नर जनरल और प्रमुख विषय। समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम 1799 में आया था लॉर्ड वेलेजली के समय। पत्र प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव से पूर्व परीक्षण कराना होगा। तो ये समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम है 1799 में आया था लॉर्ड वेलेजली के समय। और जो समाचार पत्र हैं उनको प्रकाशित करने से पहले क्या करना पड़ेगा? जो सरकार के सचिव हैं उनके पहले पूर्व परीक्षण कराना पड़ेगा। अनुगिप्ति लाइसेंस अधिनियम ये 1823 में आया था जॉन एडम्स के समय। प्रेस स्थापना हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। लाइसेंस अधिनियम या नियम 1823 में आया जॉन एडम्स के समय। प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम 1835 में आया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। कार्यवाहक थे इसमें चार्ल्स मेटकॉफ। 1823 में अनुगिप्ति अधिनियम है जो लाइसेंस का अधिनियम था उसको इसमें समाप्त कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्र जो समाचार पत्र की स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम है 1835 में आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। कार्यवाहक थे इस समय चार्ल्स मेटकॉफ। 1823 में लाइसेंस नियम को इसमें समाप्त कर दिया गया था। अनुगिप्ति लाइसेंस अधिनियम फिर से आया है 1857 को लॉर्ड कैनिंग के समय। बिना लाइसेंस के जो मुद्रणालय हैं उनको रखना प्रयोग करना रोक लगा दी गई थी। लाइसेंस अधिनियम 1857 को आया लॉर्ड कैनिंग के समय। बिना लाइसेंस वाले मुद्रणालय रखना और प्रयोग करने पर रोक थी। पंजीकरण अधिनियम मतलब लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1867 में आया था जॉन लॉरेंस के समय। मेटकॉफ के अधिनियम में परिवर्तन करके बनाया था इनको। पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया जॉन लॉरेंस के समय। मेटकॉफ के अधिनियम में परिवर्तन करना था। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है इसको? 1878 में आया लॉर्ड लिटन के समय। मुख्य देशी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम मुंह बंद करने वाला अधिनियम क्या हो गया? 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के समय। मुख्य देशी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? 1878 में आया लॉर्ड लिटन के समय। देशी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया लॉर्ड मिंटो के समय। राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया लॉर्ड मिंटो के समय। राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में आया लॉर्ड मिंटो के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करना था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में आया लॉर्ड मिंटो के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करने के लिए आया था। भारतीय समाचार पत्र
संकटकालीन शक्ति अधिनियम है 1931 में आया। लॉर्ड विलिंगटन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु प्रांतीय सरकार को अधिक शक्तियां दी गई थीं। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम 1931 में आया। लॉर्ड विलिंगटन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु प्रांतीय सरकार को अत्यधिक शक्तियां देना इनका मुख्य कार्य था। आपराधिक संशोधन अधिनियम 1932 में आया। लॉर्ड विलिंगटन के समय 1931 के कानून का विस्तार करना था। आपराधिक संशोधन अधिनियम 1932 में आया। लॉर्ड विलिंगटन के समय 1931 के कानून का विस्तार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। समाचार पत्र जांच समिति 1947 में बनाई गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा मौलिक अधिकारों की समीक्षा एवं प्रकाशन करना था। समाचार पत्र जांच एजेंसी 1957 को आई थी, नहीं 1947 को आई थी। माउंटबेटन के समय मौलिक अधिकारों की समीक्षा एवं प्रकाशन करने के लिए। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 को आया। भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 19(2) में प्रेस की स्वतंत्रता के विषय पर संशोधन एवं विस्तार करने के लिए आया था। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 को आया। भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 19(2) की प्रेस की स्वतंत्रता के विषय पर संशोधन एवं विस्तार करने के लिए आया था। प्रमुख समाचार एवं उनके संस्थापक संपादक, चलो देखते हैं हमारे कौन से समाचार पत्र किनके द्वारा स्थापित किए गए हैं। पहले समाचार पत्र, उनके द्वारा उनका संपादक, संस्थापक, वर्ष, स्थान और उनसे संबंधित भाषा। पहले आते हैं बंगाल गजट, जेम्स अगस्त सिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 में कलकत्ता में अंग्रेजी में। बंगाल गजट फिर से आया है गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1816 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है और अंग्रेजी भाषा में था। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय का है 1821 में आया कलकत्ता में बंगाली भाषा से। मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय का है 1822 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से फारसी भाषा में। उद्दंड मार्तंड ये जुगल किशोर जी का है 1826 में प्रकाशित हुआ कानपुर से हिंदी भाषा में। बंग दूत ये राजा राममोहन राय का समाचार पत्र है 1829 में आया था कलकत्ता से प्रकाशित हुआ हिंदी भाषा में। हिंदी पैट्रियट इसको हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1855 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था 1858 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था बंगाली भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का था 1867 में इसको प्रकाशित किया गया था और 78 तक ये चला था कलकत्ता और 78 में इनने अंग्रेजी भाषा में कर दिया। पहले बंगाली भाषा में था फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया तो इनने रातों रात इसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर दिया था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1867 में आया था उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता था हिंदी भाषा में। हरिश्चंद्र मैगजीन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही है 1872 में आई है उत्तर प्रदेश से और हिंदी भाषा में। तो दो हैं इनकी, एक कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। द हिंदू ये निकाली है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1878 में। मद्रास से प्रकाशित हुई थी अंग्रेजी भाषा में। द हिंदू सुब्रमण्यम 78 मद्रास अंग्रेजी भाषा। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है 1879 कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। केसरी ये बाल गंगाधर तिलक की समाचार पत्र है और मराठा 1881 में प्रकाशित हुआ था मुंबई से। केसरी मराठी भाषा में है और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। हिंदुस्तान ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1882 में काका करंकर में और काला काकंकर में और हिंदी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय जी का था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी का है 1903 में प्रकाशित किया था दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में। वंदे मातरम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो वंदे मातरम कौन है? अरविंद घोष जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1906 में, अंग्रेजी में आता था। वंदे मातरम लाला हरदयाल के द्वारा भी स्थापित किया गया था 1909 में पेरिस में। प्रताप इसके प्रकाशक रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी 1910 में प्रकाशित किया था हिंदी में। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है
1913 में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी में छापा जाता था। गदर लाला हरदयाल का था, 1913 में ही प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी में छापा जाता था। कॉमनवेल ये एनी बेसेंट का है, 1914 में मद्रास में इसको प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का पत्र है, 1914 में आया था और अंग्रेजी भाषा में ही आया था। सर्च लाइट, सच्ची लाइट सर्च करो, सच्चिदानंद सिन्हा का समाचार पत्र है, 1918 प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी में। इंडिपेंडेंट ये है इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू जी का, 1919 में प्रकाशित हुआ और इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा प्रकाशित किया गया था। नवजीवन महात्मा गांधी जी का है, 1919 में प्रकाशित हुआ था अहमदाबाद में, पहले हिंदी में फिर उसको गुजराती में प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का ही है, 1919 में प्रकाशित किया गया था अहमदाबाद से अंग्रेजी में। वंदे मातरम ये है लाला लाजपत राय, इससे पहले हम वंदे मातरम में देखते हैं अरविंद घोष और लाला हरदयाल को देख चुके हैं। अब आते हैं लाला लाजपत राय, 1920 में प्रकाशित किया गया था, इन्हें लाहौर में उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स ये के एम पणिक्कर का है, 1920 में प्रकाशित किया गया था दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में। हरिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1933 में पूना से हिंदी में और गुजराती में। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का समाचार पत्र है, 1938 में प्रकाशित किया गया था दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में। द नेशन इन द मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, 1925 में प्रकाशित किया था कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। फिर आती है संध्या, ये है ब्रह्मा बांधव उपाध्याय जी का, और कामरेड ये है मोहम्मद अली का जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का है कामरेड। अब आते हैं भारत के आधुनिक भारत के शिक्षा विकास। तो भारत में जो भी शिक्षा विकास रही है हम उससे संबंधित देखते हैं, एक्ट और नियम कानून सब। तो भारत में किस गवर्नर जनरल ने पहले मदरसा स्थापित किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। पहला मदरसा स्थापित करने वाले हैं वॉरेन हेस्टिंग 1781 में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में विलियम जोन्स ने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्ध संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो जो विद्युत संस्था है किसकी अध्यक्षता में? विलियम जोन्स की अध्यक्षता में, उसको प्रस्ताव को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान थे और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक थे, जो कि संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये भी सही हो जाएगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की है? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई है 1791 में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज बनाई है जोनाथन डक्कन के द्वारा 1791 में। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज है चार्ल्स विल्किंस ने बिल भी पास किए होंगे बहुत सारे। तो संस्कृत में ज्ञान प्राप्त किया है पहले अंग्रेज हैं चार्ल्स विल्किंस। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद द कोड ऑफ जेस्टूला के नाम से किसने प्रकाशित किया था? नेथनियल बाफे हाल हेड के द्वारा। इनका हेड तो आधा चला ही गया होगा, बफरिंग करने लगा होगा। यानी भगवत गीता का क्या किया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कैसे नाम से किया है? द कोड ऑफ जेंटूला। जेंटूला इनका क्या हो गया है? बाफे हाल हेड, आधा बफर करने लगा होगा हेड। सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता की प्रस्तावना किसने की थी? किसने लिखी है? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा भगवत गीता की प्रस्तावना लिखी गई है वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो ये है सर विलियम जोन्स। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास जी की कृति है उसको विलियम जोन्स ने अनुवादित किया है अंग्रेजी में। वेलेजली
ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? तो यह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। तो बेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई है, क्योंकि ये कर्मचारियों को भारत में ही प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले पहले व्यक्ति हैं चार्ल्स ग्रांट। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षण व्यवस्था को स्कूलों की श्रृंखला में निर्माण करने के लिए पहले व्यक्ति जाने जाते हैं चार्ल्स ग्रांट। 1813 में चार्टर्ड एक्ट में भारत की किस क्षेत्र में अंग्रेजी की नीति में मौलिक परिवर्तन आया है? शिक्षा में आया है। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में अंग्रेजी जो नीति थी अंग्रेजों की, वह मौलिक परिवर्तन किसमें देखा गया है? शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन देखा गया है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर्ड अधिनियम 1813 के एक्ट में सबसे पहले भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है? तो राजा राममोहन राय ने की है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा हिंदू कॉलेज बनाई गई है राजा राममोहन राय ने। तो राजा राममोहन राय अच्छे, उनके सिर में था डैंड्रफ, तो अच्छे से हटा वटा के गए हैं हिंदू कॉलेज। तो डफ और हेयर के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने बनाई है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी। कब की गई है? एक साथ 1817 में की गई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा। किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो हिंदू कॉलेज हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया है हिंदू कॉलेज ने कलकत्ता में। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत करते थे राजा राममोहन राय। तो भारत में इंग्लिश सिखाओ, अंग्रेजी बोलो, इसकी शिक्षा दो, पश्चिमी शिक्षा की राजा राममोहन राय ने इसकी वकालत की है। हेनरी विवियन डोरिजियो के संबंध में सही कथन बताइए। इनका जन्म 1809 में हुआ था। वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया था। हेनरी विवियन डोरिजियो। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। स्थापना 1822 को हुई थी। पेरिस में स्थापित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई थी मधुसूदन दत्त को। माइकल माइकल जैसे स्टेप किया होगा, इसलिए उनको रॉयल एंट्री मिल गई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में 1822 में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई है 1824 में। 24 घंटे पढ़ना पड़ता है दिल्ली कॉलेज में, तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश सरकार है, इन्होंने जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया था, वो चाहती थी ऐसे छोटे प्रशासनिक पद पर नियुक्त हो जाएं भारतीय। ऐसे अच्छे शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, उनको क्लर्क की जरूरत थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की है? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है। राम के द्वारा वेदांत कॉलेज बनाई गई है 1825 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने पड़ी थी? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डली थी। लॉ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 के द्वारा, और पार्श्व विद एवं आंग्ल विवाद के द्वारा। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव कैसे डली थी? 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, और पार्श्व विद एवं आंग्ल विवाद पर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले संस्मरण पत्र में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डली है 1835 के मैकाले संस्मरण पत्र से। शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की वकालत करने वाले हैं लॉर्ड मैकाले। शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की वकालत की है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस विषय से लागू की गई थी, किस वर्ष लागू की गई है? लॉर्ड मैकाले ने की है 1835 में। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत की गई है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 7 मार्च 1835 को। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक माना जाता है
लॉर्ड मैकाले। फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी है? लॉर्ड मैकाले के द्वारा दी गई है। भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत का संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से। किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब की समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये मैकाले के द्वारा कहा गया था कि भारत का तिरस्कार करते हुए ने व्यक्त किया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, मैकाले ने कहा था। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ से अपनाने को कहा था? तो ये हैं शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के द्वारा अंग्रेजों के पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाने की बात कही थी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के द्वारा। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में शैक्षिक या क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू कराया था? तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसे गवर्नर जनरल जिन्होंने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाएं लागू की हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बैट लेकर आए थे कि बोलो कोई देशी भाषा बोलो, हमारा बैट से पिटाई होगी। उन 1825 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट मुंबई में नियुक्त होने वाले भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? तो ये है बाल गंगाधर जंभेकर। 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट मुंबई में नियुक्त होने वाले पहले प्रोफेसर बने थे बाल गंगाधर जाम्बेकर। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1847 में की गई थी। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना 1847 में हुई थी। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा कब जारी किया गया था? 1854 में। वुड डिस्पैच या घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 1854 में पारित किया था। किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? तो वुड डिस्पैच के द्वारा 1854 में। एक कंपनी 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षण विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई है वुड डिस्पैच ने 1854 में। भारत में स्त्रियों की शिक्षा को समर्थन कब और किसने दिया है? तो डलहौजी के द्वारा दिया गया है, वुड डिस्पैच के द्वारा 1854 में। भारत में स्त्रियों की शिक्षा को समर्थन दिया है डलहौजी के द्वारा, वुड डिस्पैच 1854 में। वुड डिस्पैच के बारे में सही कथन क्या है? तो यह सहायता अनुदान व्यवस्था, इसमें ग्रांट्स इन एंड शुरू किया गया था। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर जोर दिया गया था कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 में आया था। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग करना, लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब की गई है? दिसंबर 1856 में की गई। रावलपिंडी में जो महिलाएं हैं उनके लिए पहला विद्यालय बनाया था दिसंबर 1856 में रावलपिंडी में बनाया था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मुंबई मद्रास में कब स्थापित की गई थी? 1857 को। भारत में 3 विश्वविद्यालय बनी हैं कलकत्ता मुंबई मद्रास में 1857 को। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो ये लंदन को लिया गया था कि भैया ये प्रारूप है। लंदन के कॉलेज को लिया गया था प्रारूप के रूप में। 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की है? तो ये है सर सैयद अहमद खां। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है सर सैयद अहमद खान ने। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया है? तो यह कैप्टन वाल्टर ने। सर्वप्रथम राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षण संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया गया है कैप्टन वाल्टर ने। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में कहाँ पर की गई थी? अजमेर में की गई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी अजमेर में।
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में हुई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में हुई थी। लॉर्ड किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की है? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई है। हंटर कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में किया गया था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा। हंटर कमीशन बनाया था 1882 में डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर देती है? प्राथमिक शिक्षा पर। इन्होंने देखो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच आया था, उन्होंने उच्च शिक्षा बोली कि अंग्रेजी में दे दो, लेकिन प्राथमिक शिक्षा भी तो जरूरी है। तो जो हंटर कमीशन है, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? महिलाओं की शिक्षा सुविधाओं में बढ़ोतरी करना। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार वुड डिस्पैच से मिल गया था, लेकिन उनकी सुविधाओं को और बढ़ाना है, हंटर आयोग ने कहा था। 1854 में आया था वुड डिस्पैच। उनने बोला कि भैया तुम तो क्या करो, महिलाओं को शिक्षा दे दो और जो उच्च शिक्षा है उसको अंग्रेजी में कर दो। लेकिन हंटर आयोग आया, इनने कहा कि भाई महिलाओं को शिक्षा देने में सुविधा दो, थोड़ी सी और बढ़ा दो, और जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी करो। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर, बाल गंगाधर तिलक और गणेश आगरकर के द्वारा। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन में गए हैं, है ना। अब देखो अंग्रेजी भाषा चिपक गई है, तो अब ये ढक्कन किस पे चिपकी है? ढक्कन पे चिपकी। एजुकेशन ढक्कन, एजुकेशन ढक्कन पे चिपक गई है। तो अब कौन जाएंगे शस्त्र लेके? विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर, जो चिपका हुआ है उसको निकालने के लिए। उसमें थोड़ा सा बाल वाल भी लग गए हैं, तो बाल गंगाधर तिलक और गणेश आंगर आगे आगे जा रहे हैं। गणेश जी आगे आगे जा रहे हैं चिपके हुए अंग्रेजी शिक्षा को ढक्कन से निकालने के लिए। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 3 लोगों ने की है। विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और गणेश आगरकर के द्वारा। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक। 1884 में की गई थी। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी 1886 में। लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। डब डब में क्या हंस बना रहता ना। डीएवी कॉलेज की स्थापना लाहौर में की गई है 1886 में। लाला हंसराज ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है 1901 में। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? बीरभूमि पर है। शांति कहाँ चाहिए? वीरों को चाहिए, तो बीरभूमि में स्थित है शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में इसकी स्थापना की थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया है। वे कौन थे? तो इनका नाम है सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। कर्जन के द्वारा इन्होंने बोला कि भैया गांव गांव में जाके शिक्षा दो। गुरु को भेजा, गुरुदास बनर्जी को भेजा और ग्राम में भेजा। तो शिक्षा से संबंधित है विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया है 1902 में। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। और इसमें 2 भारतीय सदस्य शामिल किए गए थे, जिसमें सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ है? 1904 में हुआ है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया है। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में किसी नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी? तो रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले नेशनल कॉलेज बनाई गई है। तो नेशनल का रंग दिया, तो रंगपुर नेशनल स्कूल ये बनाई है 1905 में। बंग बंग विरोधी आंदोलन के दौरान कलाई कराई सर्कुलर किससे संबंधित है? तो यह शिक्षण संस्थानों से संबंधित था। 22 अक्टूबर 1905 को आया था। कराइल सर्कुलर का संबंध है शिक्षण संस्थानों से और 22 अक्टूबर 1905 से इसको संबंधित है। बंग भंग विरोधी आंदोलन में ये हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 1906 को हुई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में आई है, 15 अगस्त को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है?
तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया है। 4 मार्च 1916 को बसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदू कॉलेज के संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। इनका शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन। किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, बीएचयू को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने की प्रबल रूप से वकालत की है? तो मदन मोहन मालवीय। उन्होंने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय है वहां पे धार्मिक शिक्षा दो। किसने सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? डी.के. कर्वे के द्वारा। वर्ष 1916 में मुंबई के सतत प्रयासों से मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है डी.के. कर्वे के द्वारा 1916 में मुंबई से। किस सामाजिक व्यवस्था में जेईडी बैथून गहरे रूप से जुड़े हुए थे? स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे। जेईडी बैथून गहरे रूप से किससे जुड़े हुए हैं? शिक्षा, स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया है? तो 1917 को बनाया है। सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग बनाया है शिक्षा में सुधार करने के लिए 1917 में। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किसकी नियुक्ति 1917 में की गई है? इसका अन्य नाम क्या है? सैडलर आयोग 1917। सैडलर आयोग 1917 में गठित किया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी इसके तहत। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त हैं। तो काशी में कौन है? शिव ही शिव हैं। तो शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी। 1920 में काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। गुजराती विद्यापीठ की स्थापना 1920 में हुई है। गुजराती और काशी दोनों 1920 में हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई। देखो 1920 में 3 काम हो गए, काशी में विद्यापीठ बनी, गुजरात में विद्यापीठ बनी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1920 में हुई है। वयस्क शिक्षा संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने की है भैया। वयस्कों को शिक्षा कौन देंगे? दादाजी देंगे। तो वयस्क शिक्षा संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रूस में भारतीय विद्या के जनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिवी देव को कहा जाता है। मतलब यहाँ से लिव करने गए थे कहाँ? रूस। वहां पे ये देव बन गए वहां पे कि भैया सब कुछ ले लो, शिक्षा तो ले ही लो। तो रूस में भारतीय शिक्षा के जनक या भारतीय विद्या के जनक माने जाते हैं जी.एस. लिविदेव। भारत में किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ स्थापित किया है? तो ये है एम.के. गांधी। प्रारंभिक जो शिक्षक संघ है इसकी स्थापना की है महात्मा गांधी ने। भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा 1922 कहाँ पर आयोजित की गई थी? प्रयागराज इलाहाबाद में की गई थी। तो प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा इलाहाबाद में प्रारंभ की गई थी प्रयागराज में 1922 में। औपनिवेशिक भारत कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? जो हार्टोग समिति है इसने रिपोर्ट दी थी औपनिवेशिक भारत के लिए शिक्षा से संबंधित और 1929 में आई थी। हार्टोग समिति की रिपोर्ट कब आई थी? 1929 में आई थी, शिक्षा से संबंधित थी। अब आते हैं कुछ पत्र शिक्षा से संबंधित। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र क्या कहता है? 1835 में आया था। इन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनाना चाह रहे थे, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना चाह रहे थे और शिक्षा हेतु व्यय करना चाहते थे। फिर आते हैं लॉर्ड चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1954 को आया। सरकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करे, इसमें उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करना था, ग्रामों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशाला स्थापित करना था, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर प्रारंभिक विद्यालय स्थापित करना था, कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना था। 5 प्रांतों में एक एक निर्देशक के अधीन एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना है। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में भी विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल देना है।
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी है, स्त्री शिक्षा का विकास करना है और विस्तार करना है। ये थे सब वुड डिस्पैच के नियम। फिर आता है हंटर आयोग, ये 1882 में आया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, विस्तार करना, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो ये कहा गया था। माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक और व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नव संस्थापित जिला और नगर बोर्डों को दिया जाए। निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहित करना था। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन और नए संस्थान खोलने के लिए कहा गया था हंटर आयोग के द्वारा। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण किनके पास हो? जो नव संगठित जिला और नगर है उनके बोर्डों को। निजी प्रयत्नों को शिक्षा दी गई है और उनके लिए प्रोत्साहित किया गया है स्त्री शिक्षा के लिए। फिर आता है रेले कमीशन, 1902 में आया था। यह कमीशन रिपोर्ट के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। रेले कमीशन की रिपोर्ट पर ही 1904 में क्या हुआ है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसमें विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान पर ध्यान दे, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़े, सरकार सीनेट के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकती थी। आशासकीय कॉलेजों में सरकारी नियंत्रण कठोर बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित कर दी जाएंगी। मतलब इन्होंने विश्वविद्यालय को नियंत्रण किया है ना। उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर इन्हें ध्यान देंगे, ये सरकारी नियंत्रण को बढ़ा देंगे। सीनेट में कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसमें वीटो कर सकते हैं, और जो आशासकीय कॉलेज हैं उन पर भी नियंत्रण कठोर कर दिया जाएगा, और उनकी जो विश्वविद्यालय की सीमाएं हैं वो भी निश्चित कर दी गई थी। तो ये इसमें रोक लगाने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए है। फिर आता है फेडरल आयोग, 1917 में पारित किया गया। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में प्रवेश 12वीं के बाद हो। स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की हो। विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता ना हो। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की स्थापना की जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना। ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। ये सब सैडलर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था। नेक्स्ट आता है हमारा हार्टोग समिति, ये 1929 में आया था, और प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया हार्टोग समिति के द्वारा। हार्टोग समिति ने भी और क्या क्या कहा था? 8वीं के पश्चात विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा देना। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं प्रवेश संबंधी नियम कड़े बनाना था। नेक्स्ट आता है सार्जेंट आयोग, यह 1944 में पारित हुआ था। सार्जेंट आयोग 1944 में आया है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क, व्यापक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है सार्जेंट आयोग में। और 11 से 17 वर्ष तक के बच्चों हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना था। इंटरमीडिएट की परीक्षा, मतलब इसमें शिक्षा थी, समाप्त कर दी जाए। सार्जेंट आयोग ने बहुत कुछ कहा है भैया। 3 से 6 तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दो। 6 से 11 तक के बच्चों को निःशुल्क, व्यापक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दो। 11 से 17 वाले बच्चों को उच्च शिक्षा दो, और इंटरमीडिएट खत्म कर दो। सार्जेंट आयोग ने कहा था, 1944 में आया था। फिर आता है राधा कृष्णन आयोग, ये आज़ादी के बाद बने हैं 1948 में। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा 12 वर्षों की हो ये कहा है। विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिनों को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। उच्च शिक्षा 3 श्रेणी में हो: सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। प्रशासकीय सेवाओं के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य न मानी जाए, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समितियां। प्रमुख आयोग वर्ष, उनसे संबंधित गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री। लॉर्ड मैकाले का संस्मरण पत्र कब आया है? 1835 में आया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड मैकाले का संस्मरण पत्र 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया है, डलहौजी के समय। चार्ल्स डिस्पैच 1854 में डलहौजी के समय। हंटर आयोग 1882 में आया है, लॉर्ड रिपन के समय। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। रेले कमीशन 1902 में आया है, लॉर्ड कर्जन के समय। रेले कमीशन 1902 में कर्जन के समय।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया है कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के समय आया है। शिक्षा नीति पर सरकार का प्रस्ताव 1913 में आया है लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो शिक्षा नीति पर सरकार का प्रस्ताव 1913 में आया है लॉर्ड हार्डिंग के समय। फेडरल आयोग यह 1917 से संबंधित है और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय आया है। फेडरल आयोग 1917 में आया है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। हार्टोग समिति यह 1929 में आया था लॉर्ड इरविन के समय। हार्टोग समिति 1929 में आई थी लॉर्ड इरविन के समय। वर्धा जो योजना है वो 1937 में आई है लिलिथ गो के समय। वर्धा योजना 1937 में आई है लॉर्ड लिलिथ गो के समय। सार्जेंट योजना यह 1944 में आई थी बिवेल के समय। सार्जेंट योजना 1944 को लॉर्ड बिवेल के समय। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 में आया है जवाहरलाल नेहरू के समय। राधा कृष्ण आयोग 1948-49 पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। और कोठारी शिक्षा आयोग यह 1964 में आया था लाल बहादुर शास्त्री के समय। कोठारी 1964 लाल बहादुर शास्त्री के समय। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी? तो उनका नाम है काशी प्रसाद घोष। काशी के बनारस में बैठे बैठे अंग्रेजी में भी इन्हें कविता लिख दी। प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखी हैं? काशी प्रसाद घोष। किस बंगाली लेखक ने पहली बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अनिवार्य अपनाया जाना चाहिए? भूदेव मुखर्जी के द्वारा कहा गया है। भू की देवी, ये भू के देवता ने कहा था कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। तो ये बंगाली लेखक हैं, इन्होंने सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए। भूदेव मुखर्जी ने कहा था। बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित है। तो कुलीन कुल सर्वस्व, तो बहु विवाह प्रथा है उसके विरुद्ध निर्देशित किया गया था एक बंगाली नाटक जिसका नाम था कुलीन कुल सर्वस्व। किसने वैदिक ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया है? तो राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने वैदिक ग्रंथों को बांग्ला या बंगाली में अनुवादित किया है। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो मैक्स मूलर ने कहा था कि संस्कृत, लैटिन और जो ग्रीक है वो सब एक ही मूल्य भाषा से संबंधित हैं। वो है मैक्स मूलर के द्वारा ये कहे गए थे। अब आते हैं हमारे प्रमुख आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।